India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कोर्ट्स राउंडअप में। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया घोमा। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली पुलिस कमिश्नर पद पर बने रहेंगे राकेश अस्थाना। दिल्ली हाईकोर्ट ने नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट में अदालतों की सुरक्षा के मामले में पुलिस ने रखे सुझाव। कहा, अदालतें हैं सॉफ्ट टारगेट। निगरानी के लिए 24 घंटे नियंत्रण कक्ष हो। 3 सदस्यीय सुरक्षा की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी भुगतान का दिया निर्देश। का 450 रुपए प्रति माह वेतन देना गलत, जबरन मजदूरी कराना और अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। दिल्ली से गिरफ्तार कथित पाकिस्तानी आतंकी अशरफ को पटियाला हाउस कोर्ट में 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। आईएसआई ने बांग्लादेश के रास्ते पहुंचाया था भारत। India Legal presents Courts Roundup. तो चलिए कोर्ट्स राउंडअप की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की, जिसमें राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। दरअसल याचिका में अस्थाना की नियुक्ति, अंतर कैडर प्रतिनियुक्ति और सेवा विस्तार को रद्द करने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने इस याचिका को खारिज करते हुए अपना फैसला सुना दिया। इससे पहले पिछले महीने में आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। अदालत ने इससे पहले मामले में सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के हस्तक्षेप के आवेदन को भी अनुमति दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति को क्लीन चिट दे दी है। राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। हाईकोर्ट के फैसले से केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और आयुक्त राकेश अस्थाना को राहत मिली है, क्योंकि अब राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर बने रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह को पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान राकेश अस्थाना के लिए पेश पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि ये जनहित याचिका वास्तविक रूप से जनहित याचिका नहीं है। याचिकाकर्ता एक प्रॉक्सी है और इस जनहित याचिका के पीछे कोई और है। मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका दायर करने के लिए स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं और मामले में जनहित याचिका से जुड़े शर्तों को पूरा नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से उन मामलों में इनकी आवश्यकता जताई थी जहां पर जनहित याचिका से कुछ सार्वजनिक नुकसान हो सकता है। रोहतगी ने कहा कि इस अधिकारी को नियुक्त करने में जनता को कहां नुकसान है। इस याचिका के पीछे निहित स्वार्थ है। याचिका को असाधारण जुर्माने के साथ खारिज कर दिया जाए। याचिका का विरोध करते हुए केंद्र ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट का प्रकाश सिंह का फैसला दिल्ली पर लागू नहीं होता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पिछले महीने अदालत में कहा था कि याचिकाकर्ताओं के पास राकेश अस्थाना के खिलाफ कुछ व्यक्तिगत प्रतिशोध हो सकता है, लेकिन जनहित याचिका इसको निपटाने का मंच नहीं है। रोहतगी बोले कि इस मामले में प्रकाश सिंह के फैसले को लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रकाश सिंह राज्य के डीजीपी की नियुक्ति से संबंधित है और दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है। केंद्र ने कोर्ट को अपने लिखित जवाब में ये कहा कि अस्थाना को राष्ट्रीय राजधानी में हालिया कानून व्यवस्था की स्थिति पर प्रभावी पुलिसिंग प्रदान करने के लिए लाया गया है। दिल्ली का अपना स्वतंत्र कैडर नहीं है जिससे उम्मीदवारों को चुना जा सकता था। दिल्ली एजीएमयू कैडर के तहत कई अन्य क्षेत्रों के साथ अपना कैडर साझा करती है। राकेश अस्थाना गुजरात कैडर के अधिकारी है।
सीबीआई में रहने के दौरान तत्कालीन निदेशक आलोक वर्मा से इनका विवाद हुआ था। 2020 में बीएसएफ का प्रमुख नियुक्त किया गया था, जिसके बाद रिटायरमेंट से 4 दिन पहले उन्हें दिल्ली पुलिस कमिश्नर बना दिया गया। दिल्ली के कमिश्नर बनने के बाद अस्थाना को सेवा विस्तार मिल गया था और उनका कार्यकाल जुलाई 2022 तक है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इधर अदालतों की सुरक्षा पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर दिल्ली पुलिस ने अपने सुझाव रखे। दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट को बताया कि अदालतें सॉफ्ट टारगेट हैं और कोर्ट परिसर में भीड़भाड़ से सुरक्षा का मुद्दा बदतर हो सकता है। दिल्ली पुलिस, दिल्ली बार काउंसिल और दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मामले में अपना जवाब दाखिल किया और सुझाव दिए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में अदालतों की सुरक्षा मसले पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ के समक्ष दिल्ली पुलिस ने ये प्रस्तुतियां दी, जिन्होंने रोहिणी कोर्ट में हाल में हुई गोलीबारी की घटना का स्वतः संज्ञान लिया था। बेंच ने सभी हितधारकों को सुझाव देने के लिए कहा था, ताकि अदालतों, विशेष रूप से जिला न्यायालयों में सुरक्षा में कमी के मुद्दे का समाधान किया जा सके। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न न्यायालय परिसरों की सुरक्षा संबंधित स्वतः संज्ञान मामले में दिल्ली पुलिस ने सुझाव दिया है कि न्यायालयों में आगंतुकों के प्रवेश को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने कहा, मैं इसे बहुत सावधानी से कहूंगा कि भीड़भाड़ से सुरक्षा का मुद्दा और भी खराब हो सकता है। अदालतें आसान निशाना हैं। उन्होंने आग्रह किया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को अधिकतम किया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस, दिल्ली बार काउंसिल और दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मामले में अपना जवाब दाखिल किया है और सुझाव दिए। न्यायालय परिसरों में आगंतुकों का प्रवेश सामान्य रूप से प्रतिबंधित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के प्रॉक्सिमिटी कार्ड की तरह हाई कोर्ट और जिला न्यायालयों में उपयोग के लिए वकीलों की जारी डिजिटल आईडी कार्डों की मैकेनिकल स्कैनिंग की जानी चाहिए। अधिवक्ता लिपिकों को अलग से डिजिटलाइज्ड पहचान पत्र जारी किए जाएं। अधिवक्ता सहित सभी आगंतुकों के मेटल डिटेक्टरों से तलाशी ली जानी चाहिए। लॉ इंटर्न के लिए अलग ड्रेस कोड, सुरक्षा बलों के बीच संबंधित बार एसोसिएशनों के साथ पाक्षिक बैठकें, तय समय के भीतर गैंगस्टरों का ट्रायल पूरा हो, विचाराधीन कैदियों को केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा अदालत के समक्ष पेश करना। न्यायालयों में 3 स्तरीय सुरक्षा, जैसे बाहरी घेरे में सुरक्षा हो, न्यायालय परिसर के बाहर और अंदर और अधिक सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, निगरानी के लिए 24 घंटे नियंत्रण कक्ष। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से पेश एडवोकेट मोहित माथुर ने कहा कि हॉकरों और सेल्समैन को अदालत परिसर में आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इससे सुरक्षा में गंभीर चूक होती है। पिछले दिनों रोहिणी कोर्ट में फायरिंग की दिल दहलाने वाली वारदात हुई थी, जिसमें गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने वकीलों के वेश में कोर्ट रूम में प्रवेश किया था। गोगी को कोर्ट रूम में लाते ही उन्होंने उस पर हमला कर दिया था। जिस वक्त गोलीबारी हुई थी, कोर्ट रूम में जज और अन्य स्टाफ मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल को एक महिला की याचिका के मामले में एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया है। महिला ने याचिका में 6 नामों को चलाई जा रही अश्लील वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की। याचिका में प्रतिवादियों को उनकी साइटों पर प्रदर्शित होने वाली महिला की किसी भी नग्न, यौन रूप से स्पष्ट और विकृत तस्वीरों को ब्लॉक करने के लिए विशिष्ट निर्देश देने की भी मांग की गई है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने सौरभ कृपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता को मामले में न्यायालय की सहायता के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया गया है। कोर्ट ने इससे पहले केंद्र, गूगल, यूट्यूब और दिल्ली पुलिस साइबर सेल से आपत्तिजनक तस्वीरों और महिलाओं के वीडियो को दिखा रही लिंक और साइटों को हटाने के लिए कहा गया था। गूगल के वकील ने मामले की सुनवाई में कहा कि सभी आपत्तिजनक सामग्री जो अधिसूचित की गई है और महिला के खिलाफ यूट्यूब पर उपलब्ध थी, उन्हें हटा दिया गया है और वेबसाइटों पर कोई नई सामग्री अपलोड नहीं की गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने हालांकि कहा कि केवल 5 लिंक थे जो सक्रिय थे, जिसके बाद अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील को 5 के खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश भी दिया था। दूसरी ओर केंद्र ने कहा कि याचिकाकर्ता को सही यूआरएल देने का निर्देश दिया जाए ताकि यूनियन ऑफ इंडिया इंटरनेट से आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए कार्रवाई कर सके। अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी।
हाई कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से तस्वीरें लेकर उन्हें अश्लील वेबसाइट पर अपलोड करना आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत अपराध है। ये इसकी श्रेणी में आता है। भले ही तस्वीरें अपने आप में आपत्तिजनक या अश्लील ना हो, लेकिन पार्टी की सहमति के बिना किसी किया गया कृत्य व्यक्ति की निजता का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि केवल हाई कोर्ट द्वारा पारित एक पुनर्विचार आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा पारित मूल आदेश के खिलाफ एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर 2020 को हाई कोर्ट के समक्ष पुनर्विचार आवेदन दायर करने के लिए कोई विशेष स्वतंत्रता प्रदान किए बिना खारिज कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने एक पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि केवल पुनर्विचार आदेश पर हमला करना संभव नहीं है और केवल एक पुनर्विचार आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका को बरकरार नहीं रखा जा सकता। अदालत ने यह भी देखा कि याचिकाकर्ता मूल आदेश को चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि इसके खिलाफ विशेष अनुमति याचिका पहले भी खारिज कर दी गई थी। इस आदेश में अदालत ने दिल्ली नगर निगम बनाम यशवंत सिंह नेगी के पहले के एक फैसले का उल्लेख किया है, जिसमें इस प्रकार से कहा गया था, एक बार हाईकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था और इसे मुख्य आदेश की पुष्टि करते हुए खारिज कर दिया गया था। किसी भी विलय का कोई प्रश्न नहीं है और पीड़ित व्यक्ति को मुख्य आदेश को चुनौती देनी है, न कि पुनर्विचार याचिका को खारिज करने के आदेश को, क्योंकि पुनर्विचार याचिका के खारिज होने पर विलय का सिद्धांत लागू ही नहीं होता है। बात अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28वें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापना दिवस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हमारे बापू को मानवाधिकारों और मानवीय मूल्यों के प्रतीक के रूप में देखती है। वहीं आयोजन में एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि मानवाधिकारों के नाम पर कुछ लोग देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा कि भारत आज सबसे मजबूत लोकतांत्रिक ताकतों में से एक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के इशारे पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाने की एक नई प्रवृत्ति है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को विश्व मानवाधिकारों और मानवीय मूल्यों के प्रतीक के रूप में देखता है। भारत ने पूरे विश्व को अधिकार और अहिंसा का मार्ग सुझाया। समाजसेवी संस्थाओं और मानवाधिकारी संरक्षकों को राजनीतिक हिंसा और आतंकवाद की निंदा करनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में उदासीनता कट्टरवाद को जन्म देगी और इतिहास हमें इसके लिए कभी क्षमा नहीं करेगा। आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी कहना अनुचित है। समाज सेवी संस्थाओं व मानवाधिकार संरक्षकों, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को राजनीतिक हिंसा व आतंकवाद की घोर निंदा करनी चाहिए। इस संबंध में उदासीनता फंडामेंटलिज्म को जन्म देती है और इतिहास हमें इसके लिए कभी क्षमा नहीं करेगा। समय आ गया है जब हम डटकर इसका प्रतिरोध करें। कम से कम इस हिंसा के विरुद्ध आवाज उठानी ही होगी। उन्होंने कहा कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है जो कई अन्य देशों में उपलब्ध नहीं है। यहाँ के नागरिकों को मंदिर, चर्च और मस्जिद बनाने की स्वतंत्रता है। उन्होंने कहा कि तत्काल न्याय की तलाश में झूठे मामले थोपने की पुलिस की प्रवृत्ति है, इसे रोकना होगा। मिश्रा ने कहा कि पुलिस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए ताकि सीबीआई से जांच कराने की जरूरत ही ना पड़े। कस्टडी, मौत और मुठभेड़ों से पुलिस को परहेज करना चाहिए। भारत में कैदियों को भी गरिमा के अधिकार प्राप्त हैं। आयोग हिरासत में हुई हर मृत्यु की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि मृत्यु किसी जाति के कारण तो नहीं हुई है। तत्काल न्याय, इंस्टेंस जस्टिस की आड़ में पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ और इस हेतु उकसाना असंवैधानिक व निंदनीय कृत्य है। हमें इस बर्बरता से मुक्ति पाने का प्रयास करना ही होगा। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि मानव ही मानवता के विनाश के लिए आमदा है। 20वीं सदी में विश्व की राजनीतिक हिंसा के कारण लगभग
12 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। ये दुर्भाग्य है कि देश विदेश में राजनीतिक हिंसा आज भी समाप्त नहीं हुई है। निर्दोष व्यक्तियों के हत्यारों को गौरवान्वित नहीं किया जा सकता है। 6 आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी कहना अनुचित है। न्यायमूर्ति मिश्रा NHRC के 28वें स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि 450 रुपए प्रति महीना वेतन देना जबरन मजदूरी कराना और अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। कोर्ट ने आगे कहा कि 450 रुपए प्रति महीने वेतन राज्य में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने कहा कि हम समझ से परे हैं कि राज्य सरकार पिछले 20 सालों से प्रति महीने 450 रुपए का भुगतान जारी रखकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का शोषण कैसे कर सकती है। न्यायालय ने इस संबंध में महत्वपूर्ण रूप से इस प्रकार की टिप्पणी की है। उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए मजदूरी के रूप में 450 रुपए प्रति महीना वेतन जबरन श्रम का एक अन्य रूप है और भारत के संविधान का अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। बेंच तैफुल अहमद अंसारी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया कि वो जून 2001 से चतुर्थ श्रेणी के पद पर MDI हॉस्पिटल प्रयागराज में कर्मचारी हैं और उसे 450 रुपए प्रति महीने के रूप में वेतन का भुगतान किया जा रहा है। ये भी कहा गया कि याचिकाकर्ता के 2016 के नियमों के अनुसार नियमितीकरण के लिए विचार करने का हकदार होने के बावजूद याचिकाकर्ता के मामले पर विचार नहीं किया जा रहा है। स्थायी वकील ने प्रस्तुत किया कि 1992 के एक सरकारी आदेश के अनुसार 400 रुपए से 500 रुपए प्रति महीने की मजदूरी रुपए से बढ़ा दी गई है और वो भुगतान याचिकाकर्ता को किया जा रहा है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह अहम फैसला, जहां पर अदालत ने ये पूछा जा रहा है कि जो न्यूनतम मजदूरी भुगतान है वो किस आधार पर किया है और उसको जो निर्देश दिया गया है उसका कितना असर जो है पड़ने वाला है। 450 रुपए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी भुगतान का जो निर्देश है वो पहले था, लेकिन अब इसको बढ़ाए जाने की मांग की गई है, क्योंकि ऐसे में मजदूरों का कहना है कि उनका शोषण हो रहा है, उनको बहुत ही कम पैसे दिए जा रहे हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला 450 रुपए प्रति महीना वेतन देना गलत, कोर्ट ने इसको बताया है। इतना कम न्यूनतम वेतन किसी भी कर्मचारी का नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी श्रेणी का हो। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की इतने कम पैसे पर राज्य सरकार को भी फटकार लगाई है। राज्य सरकार से पूछा गया है कि आखिरकार कैसे आप 450 रुपए प्रति महीने का वेतन दे रहे थे इतने लंबे वक्त से, जो कि गलत है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये अहम फैसला आया है। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी भुगतान का निर्देश दिया गया है। जबरन मजदूरी कराना अनुच्छेद 23 का उल्लंघन बताया गया है। कम मजदूरी देना और जबरन मजदूरी कराना भी गलत है, जिसके खिलाफ कोर्ट में जाया जा सकता है। उल्लंघन 23 का बताया जा रहा उल्लंघन है ये। तो यूपी सरकार को हाईकोर्ट ने इस बारे में निर्देश भी जारी कर दिया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी भुगतान का ये निर्देश दिया गया है। जो 450 रुपए प्रति माह वेतन देना गलत बताया है। कहा गया है कि इसको बढ़ाया जाए और इसके लिए सरकार को कुछ जल्द से जल्द करना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये अहम फैसला आया है। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के कथित जातिवादी टिप्पणी के मामले में निर्देश दिया गया है। हरियाणा पुलिस क्रिकेटर युवराज सिंह की केवल औपचारिक गिरफ्तारी की मांग कर रही है। ऐसे में अदालत ने कहा कि उन्हें जांच में शामिल होने के पर अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें अंतरिम जमानत और जमानती बॉन्ड प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाना चाहिए। जस्टिस अमोल रतन सिंह की पीठ पिछले साल एक इंस्टाग्राम चैट के दौरान एक अन्य क्रिकेटर के खिलाफ कथित जातिवादी टिप्पणी के मामले में युवराज खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। हांसी के रजत कलसन ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत और साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति रोकथाम और अत्याचार अधिनियम 1989 के तहत FIR दर्ज कराई गई थी। युवराज सिंह ने FIR को रद्द कराने के लिए याचिका दायर की थी। सीनियर एडवोकेट
पुनीत बाली ने कोर्ट में दलील दी थी कि युवराज सिंह का किसी भी प्रकार से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ शत्रुता, घृणा या द्वेष को बढ़ावा देने का इरादा नहीं था। दूसरी ओर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ये विशेष तर्क याचिका दायर होने के बाद दिया गया है, इसलिए ये वरिष्ठ वकील द्वारा दिया गया एक चतुर तर्क है। कोर्ट का आदेश। कोर्ट ने कहा कि इससे पहले 15 सितंबर को उसने अंतरिम उपाय के रूप में निर्देश दिया था कि सिंह के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए। हालांकि एसपी ने खुद सिंह के 1989 के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 18A(b) के तहत केवल औपचारिक गिरफ्तारी की मांग की थी। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अंतरिम आदेश को इस हद तक की संबोधित किया जा सकता है कि जांच में शामिल होने पर यदि याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने की मांग की जाती है तो उसे अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी आतंकी अशरफ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आतंकी के पास से AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए थे। इस आतंकी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने ट्रेनिंग देकर भारत भेजा था। पुलिस के मुताबिक ये एक स्लीपर सेल है। भारत में इसकी मदद कैसे हो रही थी, ये पता लगाया जा रहा है। स्पेशल सेल के DCP प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि सोमवार को रात 9 बजे के करीब मोहम्मद अशरफ नाम के एक पाकिस्तानी नागरिक को दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके से गिरफ्तार किया गया। पिछले 15 सालों से ये भारत में रह रहा है और झाड़ फूक करता था। ये पाकिस्तानी पंजाब के नरोवल का रहने वाला है। मोहम्मद अशरफ है पाकिस्तानी, लेकिन ये पूरी तरह से भारतीय नागरिक बनकर रह रहा था। मोहम्मद नूरी के नाम से उसने अपने फर्जी दस्तावेज भी बनवाए थे। शास्त्री नगर के आराम पार्क इलाके में करीब वो एक घर में रह रहा है। गाजियाबाद की एक महिला से उसने शादी भी की थी, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया था। मोहम्मद अशरफ की निशानदेही पर हथियार बरामद किए गए। ये एक बड़े आतंकी हमले की साजिश कर रहा था। ISI इसे चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था और हथियार भी दे रहा था। बता दें कि बांग्लादेश के रास्ते ये भारत पहुंचा। भारतीय पासपोर्ट के जरिए ये सऊदी और थाईलैंड भी जा चुका है। स्पेशल सेल ने इसके पास से एक हैंडबैग, 2 मोबाइल फोन बरामद किए। अशरफ के पास से AK-47 बंदूक, मैगजीन और उसकी 60 गोलियां बरामद हुई हैं। एक हैंड ग्रेनेड भी उसके पास से मिला है। अशरफ की निशानदेही पर कालिंदी कुंज घाट से 50 कारतूस और 2 पिस्तौल मिले हैं। ये हथियार उसने यमुना की रेत में छिपा रखे थे। पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या करने के मामले में दोषी करार दिए गए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की सजा का ऐलान अब 18 अक्टूबर को होगा। रंजीत सिंह की साल 2002 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पंचकुला में CBI की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को राम रहीम को दोषी करार दिया था। राम रहीम 2 अनुयायियों के साथ बलात्कार के मामले में भी साल 2017 से सजा काट रहा है। रंजीत सिंह हत्याकांड के मामले में CBI की विशेष अदालत ने गुरमीत राम रहीम सिंह और 4 अन्य किशनलाल, जसबीर सिंह, अवतार सिंह और सबदिल को हत्या का दोषी ठहराया था। हत्या के मामले में एक और आरोपी की 1 साल पहले मौत हो गई थी। हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रंजीत सिंह हत्या मामले को पंचकुला में विशेष CBI अदालत से पंजाब, हरियाणा या चंडीगढ़ में किसी अन्य विशेष CBI अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। वहीं केरल की एक अदालत ने सूरज S. कुमार को अपनी पत्नी को मारने के इरादे से जहरीले सांप से कटवाकर हत्या करने का दोषी ठहराया। कोल्लम अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय न्यायमूर्ति मनोज M. की अध्यक्षता में हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाया, जहां पति ने अपनी पत्नी पर कोबरा सांप फेंक दिया था जब वो सो रही थी। सांप के काटने से उसकी मौत हो गई। आरोपी को आज कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। एक प्रसिद्ध सांप हैंडलर ने नुकीले सिरे की चौड़ाई की जांच करने के बाद अदालत के समक्ष गवाही दी और मृतक के शरीर पर पाया गया सांप के काटने का निशान प्राकृतिक नहीं लग रहा था और संभवतः प्रेरित था। अदालत के समक्ष प्रस्तुत वैज्ञानिक साक्ष्य को पशु चिकित्सकों, फॉरेंसिक विशेषज्ञों, पशु चिकित्सा सर्जनों और वन और पशुपालन विभागों के अधिकारियों की एक टीम की मदद से एकत्र किया गया। 25 वर्षीय गृहिणी उत्तरा 7 मई 2020 को सांप के काटने से अपने घर पर मृत पाई गई थी। हालांकि शुरुआत में इसे प्राकृतिक रूप से सांप के काटने के रूप में पेश करने का प्रयास किया गया था, लेकिन लड़की के परिवार वालों ने बेटी की मौत पर संदेह व्यक्त किया। इसके बाद आरोपी ने पूछताछ के दौरान अपना अपराध कबूल कर लिया और स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी को मारने के इरादे से 2 सांपों को बिना खिलाए एक जार में डाल रखा था। बाद में दोषी पति और उसकी
पिता, माता और बहन को भी उत्तरा और सोना के लगभग 38 संप्रभुओं को बरामद करने के बाद गिरफ्तार किया गया, जो उनके निवास के पीछे एक रबर की संपत्ति में दफन किया गया था। चलिए, कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.